हेलो बच्चों, आप लोग का पाठशाला ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम लोग के कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का सैंपल पेपर देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है सही मिलान की पहचान कीजिए। इसमें बिस्मार्क ये आप लोगों को बताए थे। बिस्मार्क कहाँ का? ये जर्मनी का संस्थापक माना जाता है। कहाँ का माना जाता है बच्चों? तो जर्मनी का संस्थापक। मेजनी ये इटली के संस्थापक माना जाता है, इटली का। और काबुल है जो पीडामाउंट का यह प्रधानमंत्री था। और मैटरनिख थे जो ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था। तो इसका आंसर डी होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में दो प्राकथन दिए गए हैं, जिसमें संकल्पना और दूसरा क्या है? कारण। पहला क्या संकल्पना में क्या दिया गया है कि महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। देखिए बच्चों, गोलमेज सम्मेलन ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। देखिएगा बच्चों, जो गोलमेज सम्मेलन 3 सम्मेलन हुआ था, ये महात्मा गांधी दूसरे सम्मेलन में भाग लिए थे। यानी 1931 ईस्वी में ये भाग लिए थे। ये 1931 में ये सम्मेलन में गांधी और इरविन का ये समझौता भी हुआ था इसमें। तो बच्चों, इसमें पहला पॉइंट जो संकल्पना दिया हुआ है वह महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, यानी ये सही है। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, यह भी सही है। इसका मतलब दोनों सही है, संकल्पना और कारण दोनों सही है बच्चों। तो इसमें पहला ऑप्शन में है संकल्पना और एवं कारण दोनों सही है, एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या कर रहा है बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा? एक होगा। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मरुस्थलीय मृदा के संदर्भ में सही है? देखिएगा, पहला ऑप्शन है लाल एवं भूरा रंग होता है, यह बात सही है। रेतीली एवं लवणीय होती है, यह भी सही है। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होती है, तो यह भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी कथन सत्य हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेखांकित वाक्यांश को सही करके पुनः लिखिए। यानी कि इसमें जो गलत लिखा हुआ है उसको हम सही करना है। जैसे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक देश जिसमें जीवन स्तर, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से बेहतर माहौल है, तो उसे हम विकासशील देश के रूप में जानते हैं। नहीं, जहाँ पे जीवन स्तर अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, सुरक्षा अच्छा है, तो वो विकासशील नहीं होता है, वो विकसित होता है। क्या होता है बच्चों? विकसित। विकसित वो क्या होता है? विकसित होता है। विकासशील नहीं कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? विकसित। या तो यहाँ पे क्या होगा? विकासशील की जगह विकसित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि निम्नलिखित एक कार्टून बनाया गया है, जिसमें कि इसमें पता करना है शब्द। यहाँ पे ये कार्टून है। तो वन पार्टी कंट्री, मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे कैसा है? एक दलीय व्यवस्था है। कैसी दलीय व्यवस्था है? एक दलीय व्यवस्था यहाँ पे है, एक दलीय व्यवस्था है। तो 5 का जो आंसर होगा, जो कार्टून दिया गया है, उससे हमें ये लग रहा है कि वहाँ पर एक दल के नियंत्रण होने का यहाँ पे संकेत कर रहा है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक दलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? देखिएगा बच्चों, एक दलीय व्यवस्था से क्या समझते हैं? देखिएगा बच्चों, एक दलीय व्यवस्था जिस देश में केवल एक दल का सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होता है, उसे एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे बच्चों चीन में क्या होता है? एक ही दल की सरकार बनती है, तो यह एक दलीय व्यवस्था कहलाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें सत्य और असत्य बताना है। देखना बच्चों, जो कांडला भारत का सबसे बड़ा पतन है। पतन का मतलब होता है बंदरगाह। क्या होता है? पतन का मतलब बंदरगाह होता है। देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, तो यह कथन क्या हो गया? असत्य। यह कथन क्या है? असत्य है बच्चों, असत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो सरकार द्वारा व्यापार अवरोध का मतलब जैसे कि कोई सामान भारत में आया तो उस पर जो भी टैक्स है वो हटा दे, तो ये उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? उदारीकरण। उदारीकरण क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है बच्चों। इसका आंसर क्या होगा? उदारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ सूची का विषय नहीं है? संघ सूची का विषय नहीं है। आप लोग जानते हैं कितनी सूची होती है? तो 3 सूची होती है।
संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें जो संघ सूची का विषय नहीं है, इसमें जो रक्षा है ये संघ सूची का विषय है। और संचार, संचार भी क्या है, जो संघ सूची का विषय है। इसमें से हमको बताना है नहीं है। तो इसमें कृषि और व्यापार ये संघ सूची का नहीं है। कृषि है जो ये राज सूची का विषय है। ये कौन सूची, ये राज सूची का विषय है। और व्यापार है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का ये विषय है। तो इसका आंसर होगा 2 और 4, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है। सुनहरा रेशा बच्चों हम जूट को बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जूट। क्या हो जाएगा, जूट, जूट। इसका आंसर जूट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें किसी एक जायद फसल का उदाहरण बताना है। बच्चों जायद का फसल का उदाहरण कौन कौन से हैं, ककड़ी, खीरा, तारबूज। तो इसमें एक उदाहरण लिख दो, खीरा। एक उदाहरण बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु एक सुझाव दीजिए। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, वाहनों से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण करना होगा। तो वायु प्रदूषण का एक सुझाव हो गया। जल प्रदूषण की एक रोकथाम हेतु एक उपाय देना है। तो शहरी जो कचरे को नदियों में मिलने से रोकना, जो शहर में जो कचरा नदी में जाके मिल जाती है उसे रोकना, इसका एक उपाय है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 11, मान लीजिए आपको दिल्ली से चेन्नई जाना है। आपातकालीन चिकित्सा के लिए सहायता हेतु जाना है। इस प्रकार की आपातकालीन चिकित्सीय परिस्थितियों में परिवहन का कौन सा साधन आपके लिए अधिक सहायक होगा। बच्चों हमको दिल्ली से चेन्नई जाना है और भी किसके लिए, चिकित्सा के लिए। तो हमें सबसे अच्छा परिवहन वायु परिवहन है, जिससे हम काफ़ी कम समय में पहुंच सकते हैं। तो इसका आंसर होगा वायु परिवहन, वायु परिवहन। इसका आंसर क्या हो गया, वायु परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें सेकंड है। इसमें मान लीजिए आपको दिल्ली में अपने घर से उसी शहर में अपने किसी मित्र के घर जाना है, उसी शहर में यानी दिल्ली शहर में। तो परिवहन का कौन से साधन का मतलब अधिक सहायक साबित होगा। तो दिल्ली में ही घर है तो कौन सा परिवहन, सड़क परिवहन। कौन सा परिवहन, तो सड़क परिवहन जाने से ये सही रहेगा, क्योंकि इसमें खर्च भी कम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है कि इकबाल एवं उसके परिवार के 5 सदस्य मिलकर कृषि कार्य करते हैं एवं 50 टन गेहूं का उत्पादन करते हैं। किसी व्यापारिक झगड़े के कारण परिवार के 2 सदस्य पारिवारिक व्यवसाय को छोड़ देते हैं, फिर भी परिवार के शेष सदस्य 50 टन गेहूं का उत्पादन कर लेते हैं। तो बताइए कि 2 सदस्य किस प्रकार के बेरोजगारी के शिकार हैं। बच्चों ये बेरोजगारी होती है, कृषि में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देखी जाती है और ये प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं इसको। कौन सा बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसे हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। तो 12 का आंसर क्या होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि कौन सी दलीय व्यवस्था लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। बच्चों कौन सी दलीय व्यवस्था लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो जहाँ पे एक दलीय व्यवस्था है वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो इसका आंसर होगा एक दलीय व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था। तो यहाँ पे लोकतंत्र के लिए एक दल नहीं, यहाँ पे लोकतंत्र के लिए बहुदलीय व्यवस्था अच्छा माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है। देखिएगा यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स है। इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास होता है। हमारे संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास होता है बच्चों, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गृह युद्ध से आप क्या समझते हैं। देखिएगा बच्चों, गृह युद्ध क्या है कि किसी देश में सरकार विरोधी समूहों के हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध जैसा लगे, तो उसे हम गृह युद्ध कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खंड ख में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 है, बागानों में काम करने वाले लोगों की महात्मा गांधी के विचार एवं स्वराज को लेकर अपनी अवधारणा थी, तो कथन का समर्थन में तर्क दीजिए। देखिएगा बच्चों, जो असम के बागानी मजदूर के लिए आज़ादी का मतलब था कि उन
चार दीवारियों से जब चाहे आ सकते थे और जिसमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का अर्थ है कि वे अपने गाँव से संपर्क रख पाएंगे, क्योंकि जो 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के द्वारा बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना अनुमति के बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। देखिएगा, असहयोग आंदोलन के बारे में सुनने के बाद उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर चल दिए, लेकिन वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसीलिए अब सबको गांव में ज़मीन मिल जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र शासन करने के अन्य विकल्पों से बेहतर किस प्रकार है, यानी कि लोकतंत्र अन्य विकल्पों से किस प्रकार अच्छा है। देखिएगा बच्चों, जो लोकतंत्र नागरिक की गरिमा और आज़ादी को क्या करता है, बढ़ावा देता है। लोकतंत्र उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में सामाजिक विविधताओं और सामंजस्य बेहतर तरीके से स्थापित होता है। बच्चों देखिएगा, लोकतंत्र में और क्या विशेषता बता सकते हैं इसमें जहाँ पे लोकतंत्र होता है वहाँ प्रत्येक नागरिकों को वोट देने का अधिकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है, आपकी जेब में मौजूद धन उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता जिसकी आपको बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यकता होती है। तो क्या यह सच है, स्पष्ट कीजिए। देखिएगा बच्चों, हाँ, क्योंकि धन से केवल जीवन की आवश्यकताएं ही पूरी की जा सकती है। जीवन जीने के लिए और भी महत्वपूर्ण चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे में कि स्वच्छ वातावरण नहीं खरीदा जा सकता बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अथवा में दिया गया क्वेश्चन कि पर्यावरण क्षरण के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का सम्मान नहीं करते, कथन की न्याय संगत व्याख्या कीजिए। देखिएगा बच्चों, जो पर्यावरण क्वेश्चन नंबर क्या है 19, क्वेश्चन नंबर 19 है ना। तो पर्यावरणीय जो क्षरण के परिणाम राष्ट्रीय या राज्य की सीमाएं का सम्मान नहीं करते, क्योंकि पर्यावरणीय क्षरण राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। पर्यावरणीय क्षरण का प्रभाव सभी देशों पर पड़ता है, जैसे कि भूमंडलीय तापन, अम्ल वर्षा आदि। देखिएगा, पर्यावरणीय क्षरण से जुड़ी समस्याओं को मिलजुल कर सुलझाने की जरूरत है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इसकी कथन की पुष्टि करें। देखिएगा, एक क्वेश्चन नंबर 20 भी है, भाषाई राज्यों का निर्माण हमारे देश में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला और प्रमुख परीक्षण था, इस कथन का पुष्टि कीजिए। देखिएगा, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग तेज हो गई। इसके कई नेताओं ने देश के टूटने का भी डर था। इसके कारण भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को कुछ समय के लिए टाल दिया गया, लेकिन बाद में भाषा के आधार पर अनेक राज्यों का गठन किया गया, जैसे में कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सड़क के परिवहन और रेल परिवहन से अधिक क्यों महत्वपूर्ण है। देखिएगा, सड़क परिवहन और रेल परिवहन से क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, रेलवे की अपेक्षा निर्माण लागत सड़क परिवहन में बहुत कम होता है। अपेक्षाकृत जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ जो स्थान पर भी सड़कें बनाई जा सकती है, लेकिन रेलवे की पट्टी नहीं बिछाई जा सकती है। अपेक्षाकृत कम लोगों की कम से कम दूरी और कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मार्ग से खर्च कम होता है। सड़क परिवहन लोगों को घर घर तक सेवाएं उपलब्ध कराता है, इसीलिए क्या होता है कि सड़क परिवहन बेहतर है रेल परिवहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार सहायक है। देखिएगा बच्चों, जो पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार सहायक है। तो देखिएगा, जहाँ पे पर्यटन बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार प्रदान करता है, जैसे में कि आप कहीं पे देखते हैं कि जहाँ पे पर्यटन होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, कहीं कहीं ठेला लगते हैं, जिससे कि रोज़गार उपलब्ध होता है, दुकानें लगते हैं वहाँ पे। तो क्या हुआ कि यहाँ पे स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यमों को प्रथम प्रश्रय देता है, और पर्यटन से देश को विदेशी मुद्रा की भी क्या होती है, प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खंड ग में देखिएगा बच्चों, ये आपका एक क्या है, सारांश है, जो इसे पढ़ना है और इसे पढ़ के आपको क्या करना है, उत्तर देना है। इसे आप लोग इसे पढ़ के आप लोग इसे उत्तर दे सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि राजनीतिक रूप से उदारवादी किस प्रकार की सरकारों पर जोर देते थे। देखिएगा, जो राजनीतिक रूप से उदारवादी, ये सहमति के आधार पर जोर देते थे बच्चों।
उदारवाद से क्या समझते हैं? देखिएगा बच्चों, जो उदारवाद था, उदारवाद जो भाषा था वो लाइबर शब्द पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। नए उभरते मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संहिता के माध्यम से सीमित मताधिकार की वापसी। तो नेपोलियन, इस यहाँ पे नेपोलियन संहिता, यहाँ पे क्या होगा? नेपोलियन, नेपो नेपोलियन नेपोलियन संहिता के माध्यम से सीमित मताधिकार की वापसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 में, इसमें भी आपको पढ़ के आंसर देना है। आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है, इसके बाद इसके आंसर देना है। युद्ध के देवता को उपासना कौन करता था? तो युद्ध के देवता का उपासना कौन करते थे बच्चों? तो ब्रिटेन। कौन करते थे? तो ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्याग्रह तो शुद्ध क्या है? आत्मबल है। सत्याग्रह शुद्ध क्या है? आत्मबल क्या है? आत्मबल है। आत्मा का मूल आधार क्या है? देखिए बच्चों, आत्मा का मूल आधार क्या है? सत्य क्या है? सत्य है। आत्मा का मूल अधिकार सत्य है। उपरोक्त अनुच्छेद का सार अपने शब्दों में लिखिएगा। देखिएगा, जो आप लोग जब ये पढ़िएगा, ऊपर में पैराग्राफ पढ़िएगा, तो इसका जो सार निकल कर आता है, सत्याग्रह सत्य पर आधारित होता है और उसमें जो शारीरिक बल का कोई स्थान नहीं होता। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। ब्रिटेन जैसे देश हिंसा पर बल देते हैं, लेकिन भारत में अहिंसा का मार्ग अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 में भी ये क्या है? अनुच्छेद दिया गया है, पैराग्राफ। इसमें भी आपको पैराग्राफ को पढ़ना है अच्छी से और ये इसके बाद आंसर देना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या भारत के निम्नलिखित में से कौन प्रदेश में कोयले के प्रचुर भंडार नहीं है? यहाँ पर ध्यान देना है, प्रचुर भंडार नहीं है। देखिएगा, कोयला का भंडार कहाँ कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है और झारखंड में भी है, लेकिन राजस्थान में कोयले का भंडार नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान। सेकंड क्या है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में जल प्रचुर मात्रा में प्रचुर भंडार है? तो राजस्थान। राजस्थान में क्या है? नहीं, राजस्थान में नहीं है। और लद्दाख में? तो लद्दाख में भी नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश, हाँ, अरुणाचल प्रदेश में जल के प्रचुर भंडार है, तो इसका आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या है? संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? देखिएगा, संसाधन का नियोजन क्यों आवश्यक है? तो भारत में संसाधनों की उपलब्धता में बहुत विविधता है। कुछ क्षेत्र संसाधनों से संपन्न है जबकि कुछ क्षेत्रों में संसाधनों की कमी है। इसीलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक जो स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। जैसे में कि लद्दाख में एक शीत मरुस्थल है और सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल आधारभूत संरचना, वहाँ पर महत्वपूर्ण खनिजों का क्या है बच्चों? वहाँ पे अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लद्दाख की विशेषताओं का वर्णन करें। तो लद्दाख की विशेषता, लद्दाख एक क्या है? शीत मरुस्थल है। कैसी मरुस्थल है? तो शीत मरुस्थल है और सांस्कृतिक विरासत की धनी है, परंतु यहाँ पे जल आधारभूत अवसंरचना तथा महत्वपूर्ण खनिजों का क्या है? यहाँ पर भी क्या है? खनिजों का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, इसमें भी पैराग्राफ है, इसे पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, इसके बाद आंसर देना है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि वैश्वीकरण को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। देखिएगा, वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच एकीकरण की प्रक्रिया जो विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार के द्वारा संभव हो रहा है, जिससे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए सस्ते क्षेत्र की खोज करती है और अलग अलग स्थानों पर उत्पादन करती है, जिससे उत्पादन कार्य क्या होता है? जटिल हो गया है। तो प्रौद्योगिकी के उत्पादन को सुगम बनाया है और सूचना प्रौद्योगिकी के उत्पादन प्रक्रिया को आपस में जोड़ दिया है। सभी के लिए समान अवसरों का सृजन हो और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वैश्वीकरण के लाभों से सभी को बेहतर हिस्सेदारी हो। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है क्या? पूरे जो अपना जैसे एजुकेशन हो या किसी भी क्षेत्र में हो, यानी कि एक दूसरे देश के आदान प्रदान करना, तो वैश्वीकरण इसका हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिएगा, क्या है बहुराष्ट्रीय कंपनी? बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो उत्पादन के लिए सस्ते क्षेत्र की खोज करती है, वहां पे अलग अलग के स्थानों पर उत्पादन करती है, जिससे उत्पादन कार्य क्या हो जाता है? जटिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रौद्योगिकी में वैश्वीकरण में किस प्रकार सहायता प्रदान करता है? देखिएगा, प्रौद्योगिकी में जो उत्पादन को सुगम बनाया जाए और सूचना प्रौद्योगिकी के उत्पादन प्रक्रिया को आपस में जोड़ दिया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए कुछ उपाय सुझाइए।
देखिए, न्याय संगत सभी के लिए जो समान अवसर सृजित हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि वैश्वीकरण को लाभ में सभी की बेहतर हिस्सेदारी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खंड घ। खंड घ में क्या है बच्चों, तो इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि साख से आप क्या समझते हैं और साख किस प्रकार संपत्ति और ऋण जाल दोनों की भूमिका निभा सकता है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। देखिए बच्चों, जो साख है, साख का मतलब बताए थे ऋण या उधार। इसका तात्पर्य एक सहमति से है कि जहाँ पे साहूकार कर्ज को धन या वस्तु या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार के भुगतान करने का वादा लेता है, तो वो क्या हो, साख हो गया। संपत्ति के रूप में जैसे साख आप कोई भी व्यापारी या उत्पादन कार्य करने के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है और जो ऋण के द्वारा पूरा की जाती है। ऋण उत्पादन में कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन के समय पर पूरा करने में मदद करता है और व्यापारी अपनी कमाई बढ़ा पाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति किसी भी बेहतर होती है और ऋण एक महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका अदा करती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वयं सहायता समूह के क्या महत्व है। देखिएगा, स्वयं सहायता समूह के क्या महत्व है। स्वयं सहायता समूह का विचार गरीबों को, जो खासकर महिलाओं को, जो छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर यह आधारित है। नियमित बचत के बाद समूह को बैंक से ऋण भी मिल जाता है और जिसका उपयोग समूह स्वरोजगार के अवसरों का क्या करता है, तो सृजन होता है उससे। स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणधार के कमी की समस्या से उबरने में मदद करते हैं और समयानुसार आवश्यकता अनुसार ऋण भी उपलब्ध करवाता है। देखिएगा, स्वयं समूह की जो ब्याज की दर कम होती है और जिसमें ग्रामीण में ऋण के जाल में फंसने का खतरा भी दूर हो जाता है। यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण को संगठित करने में मदद करता है बच्चों। ये हो गया, ये क्या हो गया, स्वयं सहायता समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28। देखिएगा, भारत में जो क्षेत्रीय दलों को उभार में संघवाद और लोकतंत्र को मजबूत किया है, आप इस कथन का से सहमत है कि व्याख्या कीजिए। देखिएगा, हाँ सहमत हैं। देखिए, क्योंकि क्षेत्रीय दलों में उभार से केंद्र और राज्य संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आए। पहले केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार थी और इस कारण राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो अक्सर राज्यों में अधिकार की अनदेखी करने की कोशिश की है। तो 1990 के बाद जो क्षेत्रीय दल का उभरा और केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई, तो गठबंधन सरकारों के युग में सत्ता साझेदारी और राज्य सरकारों के स्वायत्तता का आदर करने की संस्कृति का ये उदय हुआ। इस प्रकार इस तौर से सत्ता में साझेदारी, जो लोकतंत्र की आत्मा है, वो ज़्यादा प्रभावी तरीके से लागू हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता को लिखिए। देखिएगा, संघीय व्यवस्था क्या है, यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों पे होती है, जिसे अलग अलग स्तरों की सरकारों की कानून बनाने, कर वसूलने और अन्य विषयों पर उनके अधिकार क्षेत्र क्या होते हैं, बटे होते हैं। विभिन्न क्षेत्र की सरकारें के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से क्या है, वर्णित है और संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार क्या करती है, बदल नहीं सकती। विभिन्न स्तर पर सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। अलग अलग स्तर पर सरकारों के राजस्व अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। 19वीं शताब्दी में महिलाओं के चित्र किस प्रकार राष्ट्रवाद के रूप में परिवर्तित हो गए, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। देखिएगा, 19वीं सदी में जो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बाद राष्ट्र के अभिव्यक्त करने की चुनौती आई, कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हिला दिया। उन्होंने एक देश को कुछ ऐसा चित्रित किया जैसे वहाँ कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों में नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह केवल राष्ट्रों के अमूर्त विचार को ठोस रूप देने का प्रयास था। इस प्रकार नारी की एक छवि क्या थी बच्चों, राष्ट्र के रूपक बन गई। क्या बन गई, राष्ट्र रूपक बन गई, जो फ्रांस में उसे लोकप्रिय और ईसाई नाम मारियान दिया गया और जिसने जन राष्ट्र के विचार की रेखांकित किया। उसके चीन की स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे लाल टोपी और तिरंगा और कलंगी। इस तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र के रूपक बन गया और जर्मेनिया बलूत वृक्षों के पत्तों के मुकुट पहनकर, क्योंकि बलूत वीरता का यह प्रतीक था।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अपने दैनिक क्षेत्र का उदाहरण लेते हुए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। देखिएगा, जो निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियां सरकार का स्वामित्व में होता है। निजी क्षेत्र के उदाहरण जैसे कि टाटा, रिलायंस कंपनी जैसे सार्वजनिक क्षेत्र का इसमें उदाहरण है। सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण में क्या है? रेलवे, डाकघर। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ कमाना होता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का क्या उद्देश्य होता है? लाभ कमाना नहीं होता है। कुछ चीज़ें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं करवा सकता, इसीलिए सार्वजनिक क्षेत्र ये इन चीज़ों सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं, जिसमें सड़क, पुल और रेलवे आदि का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी देश के आर्थिक उन्नति और विनिर्माण उद्योग के विकास क्यों मापी जाती है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। देखिएगा, विनिर्माण उद्योग ही किसी देश के आर्थिक विकास को मापा जाता है, क्योंकि विनिर्माण उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है और इससे कृषि उत्पादकता बढ़ता है। यह द्वितीयक एवं तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करता है। नेक्स्ट है क्या? खंड ड, इसमें मानचित्र कार्य है। मानचित्र कार्य में देखिएगा, इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 में वह स्थान जहाँ पे महात्मा गांधी नील कृषि विरुद्ध आंदोलन किया, तो कहाँ पे नील कृषि आंदोलन कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। ये मैप पे आपको दिखाना है, ये कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो ये कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में हुआ था। देखिएगा, उसी प्रकार नरौरा नाविकीय संयंत्र कहाँ है? सरदार सरोवर बांध कहाँ है? काकरापारा कहाँ है? सिंगरौली कहाँ है? कांडला कहाँ है? ये आप लोग को मैप पे दिखाना है। देखिएगा, ये आपका ये मैप है। इसमें क्या हो गया? इसमें जो ये दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे नील की खेती, चंपारण, नील की खेती। यहाँ पे क्या हो गया? नील खेती। ये है। यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया कोलकाता में, जो कोलकाता कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कोलकाता। और इसमें नरौरा में दिखाना है कि नरौरा जो नाविकीय संयंत्र है, तो नरौरा नाविकीय संयंत्र कहाँ है? तो यूपी में है। यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है? तो नरौरा नाभिकीय संयंत्र, नाभिकीय संयंत्र। ठीक है, नरौरा नाविकीय संयंत्र। देखिएगा, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है? तो यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है? पूरा गुजरात है। तो गुजरात में क्या है? यहाँ पे क्या है? सरदार सरोवर बांध। यहाँ पे क्या है? सरदार सरोवर बांध। क्या है? सरदार सरोवर बांध। तो यहाँ पे क्या है? सरदार सरोवर बांध। और कांडला भी कहाँ है? कांडला भी गुजरात में पड़ता है। जो कांडला जो बंदरगाह है, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कांडला बंदरगाह है। और काकरापारा ये भी कहाँ है? तो काकरापारा भी क्या है? तो ये गुजरात में है, काकरापारा। यहाँ पे क्या है? काकरापारा है। ठीक है, सिंगरौली। देखिएगा, सिंगरौली कहाँ पे है? ये पूरा बिहार है। ठीक है, ये बिहार, ये झारखंड, ये है बिहार, ये झारखंड। झारखंड के जस्ट नीचे ये यहाँ पे ये सिंगरौली है। यहाँ पे क्या है? सिंगरौली यहाँ पे मध्य प्रदेश के पास है। कहाँ है? ये मध्य प्रदेश। यहाँ पे क्या है? सिंगरौली। तो यहाँ पे यूपी में नरौरा नाविकीय संयंत्र हो गया। नील की खेती कहाँ? बिहार में। और यहाँ पे जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, यहाँ पे कोलकाता में। कांडला बंदरगाह कहाँ? तो गुजरात में। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? तो सरदार सरोवर बांध कहाँ है? तो गुजरात में। और जो सिंगरौली है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इतना आप लोग रिवीजन करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे और क्वेश्चन आएंगे। थैंक्स।